नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतनु और वेलकम बैक टू द चैनल। हर बार देखा जाता है हम लोग जैसे स्मॉल इन्वेस्टर बहुत सारा कंपनीज में पैसा लगाते हैं और अचानक से वो कंपनी डूब जाता है। इसमें एग्जैक्टली लॉस क्या किसका होता है? हम लोगों का, मेरा, आपका। हम लोग का जो मेहनत किया हुआ जो पैसा है वो डूबना नहीं चाहिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार पहले से ही स्टेप लिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस बार एक PIL डाला गया था कि अदानी केस में ऐसा कुछ है या नहीं, कम्प्लीटली जो इन्वेस्टर है उन लोग का पैसा सेफ है या नहीं, क्योंकि आप सबको पता है जो शेयर प्राइस है वो कितना गिरा है, इवन कितना फ्लक्चुएट भी कर रहा है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया है और साथ ही साथ एक कमेटी बनाया है। OP भट्ट, नंदन नीलकनी जी, साथ ही साथ KV कामत जी, ऐसे बहुत सारा नोन फेसेस है जो सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंटली खुद ही सिलेक्ट किया है और वो कमेटी बनाया है। दिस कमेटी विल गिव अ रिपोर्ट विद इन 2 months। विद इन 2 months ये कमेटी अपना जो पूरा रिपोर्ट है पूरा जांच करेगा कि इस बार ऐसा कुछ हुआ या नहीं। एग्जैक्टली हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद जो हलचल मच गया है उसमें कितना सच है और कितना सच नहीं है, तो अगर सच है तो उसमें क्या स्टेप लेना चाहिए वो भी सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट करेगा यही कमेटी। तो 2 months का टाइम है, 2 months के अंदर ये कमेटी पूरा अपना रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगा। तो चलिए चलते हैं, आप देखते हैं कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या बोला गया था। 88 क्वेश्चंस पूछा गया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, जिसका मेन बेसिस है कुछ 3 या 4 पॉइंट। अगर आप देखें वही 4 पॉइंट जो हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। हिंडनबर्ग में बोला गया था अदानी ग्रुप जो है वो अपना जो पैसा है वो फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं और काफी सारा टैक्स हेवन में शेल कंपनी के थ्रू उसको राउट करके फिर एज ए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंडिया में लाते हैं, अपने कंपनी में उसको इन्वेस्टमेंट हिसाब से दिखाया जाता है, जिसके लिए तो पैसा है एग्जैक्टली उसी के लिए शेयर प्राइस जो है आपका बढ़ जाता है इस कंपनी का। सेकेंड पॉइंट था कि ये जो शेयर्स है अदानी ग्रुप के सारे कंपनी का, इसका जो शेयर वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए अदानी ग्रुप ने बहुत सारा डिसऑनेस्ट पर्सन का हेल्प लिया है जो पहले से ही ऑलरेडी फेमस है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज, इलीगल एक्टिविटीज। वही सेम चीज इसमें दोहराया गया है या नहीं, ऐसा कोई पर्सन इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं, अगर इन्वॉल्वमेंट है तो कैसा है, और वही सेम प्रोसेस इसमें अप्लाई किया गया है नहीं, वो भी जांच करेगा ये कमेटी। जो पॉइंट है उसमें कम्प्लीटली क्लियरली पूछा जा रहा है कि जितना पैसा अदानी ग्रुप से बाहर गया है वो इलीगल है या लीगल है, क्योंकि बहुत सारा कंपनीज में ऐसा होता है कि बहुत सारा परचेज बिल दिखाया जाता है जो कि फेक होता है। वही परचेज बिल यूज करके कंपनी अपना पैसा फॉरेन कंट्रीज में भेजता है, मेनली टैक्स हेवन में। ये सच है या नहीं इसी का जांच होगा इस कमेटी के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट है जो मैनिपुलेशन किया है बैलेंस शीट में। अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग अदानी का जो बैलेंस शीट है जो दिया गया है उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन है, अगर अदानी बोला है ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट पॉइंट है अकाउंटिंग। कंपनी का जो अकाउंटिंग हुआ है, इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, आप सोच ही सकते हैं इसमें अकाउंटिंग कितना बड़ा हो सकता है। एज पर हिंडनबर्ग ये अकाउंटिंग जो है इसमें घोलमेल है, कोई भी क्लैरिटी नहीं है इसमें क्या हुआ है नहीं है। वो अकाउंटिंग भी सही है या नहीं, अगर सही नहीं है तो कितना ऊपर है या नीचे है वो भी कम्प्लीटली ये जो कमेटी है ये देखेगा, फिर अपना रिपोर्ट जो है जाके दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर 2 months। ये सब था हिंडनबर्ग के तरफ से जो बोला गया है, हम लोग उसको जस्ट समराइज करके 3-4 पॉइंट में लाए और उसको आपके सामने दिखाए। मगर इज दैट ऑल? इतना बड़ा अदानी एंटरप्राइजेस, इतना बड़ा अदानी का ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या सिर्फ इतना ही है? और अगर बाहर से कोई बोलता है तो उससे पहले तो हम लोग को भी देखना चाहिए अपना कंट्री में क्या हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज तक क्या हुआ है। मैं ये ढूंढना शुरू किया तो मुझे एग्जैक्टली कुछ की पॉइंट्स मिला जो कि आगे जाके मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। फर्स्ट की पॉइंट जो है वो लैंड रिलेटेड। 6 अप्रैल 2014 बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल। गुजरात गवर्नमेंट अपना लैंड जो है वो कंपनीज को दे रहा था कि कंपनी वहां जाए, अपना सेटअप करे और वहां में एग्जैक्टली बिजनेस ग्रो करे। मारुति सुजुकी ने जो लैंड खरीदा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये था 670 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। जब ग्रुप ने लैंड खरीदा 470 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब। फॉर्ड इंडिया, टाटा मोटर्स और TCS 1100 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लैंड खरीदा। टोरेंट पावर ने खरीदा 6000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अब आते हैं अदानी के बारे में। अदानी जी ने वो लैंड खरीदा सिर्फ 34 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। कैसे? पता नहीं, सिर्फ 34 रुपीज, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कोई 6000 दे रहा है, 1100 दे रहा है। तो इस बार मैं आपको बोल रहा हूँ 34 रुपीज जो था ये भी था हाईएस्ट। कहीं कहीं जगह दिखा गया पर मीटर स्क्वायर 1 रुपीज के हिसाब से अदानी ग्रुप को गुजरात में लैंड मिला, तो आगे जाके अदानी ग्रुप अपना बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। 22 अप्रैल 2015 इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल। गुजरात में जो फॉरेस्ट लैंड था वो का जो क्लासिफिकेशन था वो प्रॉपरली नहीं हुआ था और इसीलिए जो फॉरेस्ट लैंड जब दिया जा रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट का कुछ पैसा लॉस हुआ था। कितना हुआ था? 58.64 करोड़ का लॉस हुआ था 2008 और 9 में, क्योंकि ये लैंड का जो क्लासिफिकेशन था ये ठीक से नहीं हुआ था। मगर ये लॉस अगर गवर्नमेंट को हुआ था तो प्रॉफिट किसको होता?
ऑब्वियसली लैंड जिसको मिला था वो था अदानी ग्रुप। अब सोच सकते हैं गवर्नमेंट का पैसा मतलब नॉर्मल टैक्स पेयर का पैसा, इतना पैसा के लॉस होने के बाद वो लैंड मिल गया आपको अदानी ग्रुप का, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी अदानी ग्रुप का ही हुआ। 24 अक्टूबर 2014 द टाइम्स ऑफ इंडिया। नॉर्मली जो फॉरेस्ट लैंड होता है वो कुछ स्पेशल उसमें लिमिटेशंस रहता है, हर कोई उसको काट नहीं सकता है, क्योंकि आपको भी पता है पोल्यूशन का जो लेवल है वो ये फॉरेस्ट भी अगर कट जाता है तो उससे बढ़ता है। मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 370 एकर्स ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अदानी को दिया गया, क्योंकि उसको अपना बिजनेस सेटअप करना था। लैंड एक्वायर करने का बहुत सारा रूल्स होता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अदानी को अपना कोल बेस्ड प्रोजेक्ट सेटअप के लिए 370 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड दिया गया था। 21 जून 2017 मुंबई मिरर। 142 एकड़ ऑफ लैंड फिर से अदानी ग्रुप को दिया गया है फॉरेस्ट की तरफ से, जो कि बोला गया है बेयरेस्ट मिनिमम। अब ये बेयरेस्ट मिनिमम बोल के अदानी ग्रुप को दिया गया है। अदानी ग्रुप बोला कि ये जो लैंड है इससे जाके आगे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट होगा। अब सुनना चाहेंगे कितना एम्प्लॉयमेंट इसमें होगा? ओनली 350। इज इट पॉसिबल कि इतना बड़ा लैंड देने के बाद ओनली सिर्फ 350 का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है अदानी ग्रुप की तरफ से? मार्च 2018 स्ट्रॉलिंग। अदानी ग्रुप को 1552 हेक्टेयर जमीन दिया गया है, वो भी मुद्रा SEZ के लिए। मगर ये जमीन जो है ये फॉरेस्ट का जमीन है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप फॉरेस्ट का जमीन लेते हैं तो आप क्या यूज करते हो वो भी तो देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्लियरली टोल्ड जो ये जो जमीन मिला है कोई भी ये लैंड फॉरेस्ट्री यूज के लिए नहीं हो रहा है, तो इट्स ए कम्प्लीटली नॉन फॉरेस्ट्री यूज, जो कि एग्जैक्टली ये इलीगल है। इतना सारा लैंड के बारे में मैंने बोला, इसके अलावा भी बहुत सारा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया का बाहर में भी है। तो चलिए देखते हैं लैंड के बाद एयरपोर्ट में क्या हुआ था। इतना जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, आज हम लोग कहीं भी जाते तो हम लोग को सुनने को मिलता है ये जो एयरपोर्ट है ये अदानी जी का है, ऑब्वियसली। मगर क्यों, कैसे, ये पता चलते। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, कोई भी अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, कोई भी बिजनेस ठीक से रन नहीं कर रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट उसको प्राइवेट कर देता है। बट अगर इन केस ऑफ एयरपोर्ट कुछ समझ में नहीं आता है, हम लोग देखें 6 एयरपोर्ट को एक साथ प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। मगर क्यों, क्या ये लॉस पे जा रहा था? अगर 6 एयरपोर्ट लॉस पे जा रहा था तो कितना लॉस पे था? जो पब्लिक के पास वो जो डेटा है वो अलग अलग से क्लियर करना चाहिए कोई भी एक एयरपोर्ट में। या फिर एक साथ इतना बड़ा स्टेप क्यों? 6 एयरपोर्ट एक साथ क्यों? आप 1 या 2 देने के बाद एटलीस्ट एक 6 मंथ का ट्रायल पीरियड देखिए या फिर 1 ईयर का देखिए, उसके बाद भी गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता था। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 15 जनवरी 2021 स्क्रॉलिंग। कैबिनेट ने डिसाइड किया कि 6 एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। अब ये प्राइवेटाइजेशन कैसे होगा, इसके लिए कमेटी बनाया गया। इस कमेटी का नाम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रूवल कमेटी। इस कमेटी का 3 काम था। पहला काम कि कौन कौन इस बिडिंग में आ सकता है या फिर कौन कौन आके ये एयरपोर्ट जो है ये ले सकता है। सेकेंड थिंग, अगर वो आता है तो उसका कोई प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है या नहीं वो देखना। थर्ड थिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये एक जन एक से ज़्यादा एयरपोर्ट ले सकता है या नहीं। तो जो डिसीजन इस कमेटी ने लिया, पहला चीज़ है कि अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी सेम इंडस्ट्री में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप आ सकते हैं और पूरा इसमें ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आपको इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से एक से ज़्यादा एयरपोर्ट दिया जाएगा प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में। ये कैसे हो सकता है? जैसे कि आपको पता है कि एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। हम लोग कहीं से भी दुनिया को अगर इंडिया के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसमें एयरपोर्ट एक बहुत ज़्यादा और बहुत मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है हम लोग कम्युनिकेशंस के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। मगर एक कंपनी को 6 एयरपोर्ट एक साथ दे देना, वो भी ऐसा कंपनी जिसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था एयरपोर्ट के बारे में, कैसे एयरपोर्ट चलता है या फिर चलाना है। मगर एक ही साथ गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और सारा कुछ प्राइवेटाइजेशन किया गया और 6 एयरपोर्ट को दे दिया गया है अदानी के हाथ में। सिर्फ ये 6 नहीं, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिनेंस मिनिस्ट्री जो है इंडिया का, साथ ही साथ नीति आयोग जो है, जो कम्प्लीटली क्लियरली बोल दिया कि अगर एक जन के हाथ में ये देंगे तो सर्विस जो है वो डिप कर सकता है। क्योंकि अगर अलग अलग कंपनी को अलग अलग एयरपोर्ट दिया जाता तो हम लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं एक हेल्दी कंपटीशन होता जिससे हम लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई इसमें ध्यान भी नहीं दिया, इसको पूरा इग्नोर किया गया। साथ ही साथ 6 एयरपोर्ट एक ही नया कंपनी, मैं नया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम सेक्टर में वही कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसको दे दिया गया। 1 सितंबर 2020
अदानी ग्रुप के पास अचानक से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 74% स्टेक आ गया। को पता है ये जो 74% स्टेक है इसमें 55% था जीवी के ग्रुप के पास। जीवी के वही है जो पहले मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसके पास था, जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हैंडल करता था। एक स्कैम हुआ था या फिर कुछ फ्रॉड हुआ था, बहुत सारा कुछ न्यूज़ हम लोग के सामने आया। क्लियर क्या है ये आपको भी पता है या फिर हम लोग जितना देखे उस हिसाब से हम लोग के पास एक व्यू है। आप सोचिए ऑलरेडी जीवी के ग्रुप के साथ ऐसा हो गया था, उसके बाद अचानक से क्या हुआ था जो अदानी ग्रुप के पास इतना बड़ा स्टेक आ गया। कुछ ना कुछ हुआ था, उनको भी पता नहीं। 2022 SBI अंडरराइट अदानी नवी मुंबई एयरपोर्ट्स डेट। कितना अमाउंट था आपको पता है? 127.7 बिलियन। आप सोच ही सकते हैं इतना पैसा कैसे एक कोई अंडरराइट कर सकता है। आप सोच रहे अंडरराइट क्या है? तो अंडरराइट मतलब अगर बैंक किसी को लोन देता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यह लोन ऐसा नहीं है कि अदानी को गवर्नमेंट को रीपे नहीं करना पड़ेगा, मगर SBI की तरफ से बोला गया है कि ये जो लोन है अगर लेता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो रिस्पॉन्सिबल है। SBI विल टेक ईच एंड एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्क फैक्टर है वो अदानी के पास नहीं, वो SBI के ऊपर आ जाता है। आप सोचिए अदानी को पहले मुंबई पोर्ट मिला, उसके बाद उसी पोर्ट के लिए लोन मिला और वही लोन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम्प्लीटली SBI का, जिसमें रिस्क फैक्टर जो है अगर कल जाके कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जो रिस्क फैक्टर है वो हम टैक्स पेयर का पैसा, मगर ऐसा कुछ नहीं अदानी ग्रुप का। ऑन द अदर हैंड जो प्रॉफिट आ रहा है वो अदानी ग्रुप के पास। ऐसा क्यों? SBI क्यों अंडरराइट किया? कभी सोचे है? नॉर्मली हम लोग भी लोन लेते हैं मगर हम लोग का लोन तो कभी अंडरराइट किया ही नहीं जाता। मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ या फिर मैं ऐसा कभी फील भी नहीं किया हूँ, कभी मिला भी नहीं है। अगर आपको मिला है आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं मिला है इस बारे में कुछ पता है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो गया आपका एयरपोर्ट रिलेटेड, लैंड रिलेटेड। आते हैं कोयला एक ऐसा चीज़ है जो इंडिया में जिस पहले अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको दिखता है जिसके ऊपर जो भी स्टेट में कोयला है वो स्टेट बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है या फिर वो स्टेट थोड़ा सा नोटोरियस फेमस हो जाता था। मगर अभी क्या हुआ? अभी थोड़ा सा और भी हुआ। आपको पता है अदानी ग्रुप के पास बहुत सारा कोल माइंस है ऑस्ट्रेलिया में, जिसको लेकर बहुत सारा क्वेश्चंस भी उठा था, मगर वो कोल एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। इकोनॉमिक टाइम्स 21 मई 2022 इंडियन गवर्नमेंट जो कोल इंपोर्ट का जो ड्यूटी था 2.5 था, उसके बाद उसको 0 कर दिया अचानक से। कोई भी रीज़न किसी को भी पता नहीं, क्यों हुआ था ये भी पता नहीं। पहले दिसंबर 2021 ने अदानी ग्रुप अपना जो कोल माइंस है ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ से कोल एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। बिजनेस स्टैंडर्ड 4 जून 2022 गवर्नमेंट आस्क्ड कोल इंडिया टू इम्पोर्ट 12 मिलियन टन ऑफ कोल्स। सोच सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है। 20 मई 2020 इंडियन गवर्नमेंट में एक डिसीजन लिया गया जिसमें बोला गया है जो कोयला यूज होता है इंडियन पावर प्लांट में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 30% जो कोल है वो आपका इंपोर्टेड कोल यूज किया जाएगा। रीजन बिहाइंड दैट एक ग्रिड जो है वो कोलैप्स ना करे। 2022 बिजनेस स्टैंडर्ड 8308 करोड़ का एक टेंडर निकलता है जिसमें बोल सकता है NTPC बोला कि आप कोल इंपोर्ट करो और यही टेंडर जाके मिलता है अदानी एंटरप्राइज को। 12 अगस्त 2022 इकोनॉमिक्स टाइम्स में एक रिपोर्ट आया जिसमें बोला गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं है, टिल सितंबर हर कोई नॉर्मल कोल ही यूज कर सकता है। उसके बाद 12 सितंबर ने गवर्नमेंट अपना जो ये डिसीजन था कि 30% कोल यूज करना पड़ेगा वो बैक कर लिया और बोला गया नॉर्मल जो ग्रिड है उसमें नॉर्मल कोयला यूज करो, देश का जो कोयला है, उसके बाद तुम पावर मैन्युफैक्चर। 9 जनवरी 2023 मिंट से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला गया कि नहीं जो पावर ग्रिड है उसमें 6% जो कोयला यूज होगा उसमें आपको यूज करना पड़ेगा इंपोर्टेड कोल। और वो इंपोर्टेड कोल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कौन ला रहा था इंडिया में? वो था अदानी ग्रुप अपने ऑस्ट्रेलिया के कोल माइंस से। 3 जून 2022 द न्यू इंडियन एक्सप्रेस एक आर्टिकल में पता चला कि गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इंडियन एक्सप्रेस का जो रिपोर्टर था उन लोगों के साथ डायरेक्ट बात किया। ये क्लियरली टोल्ड हम लोग जो कोयला यूज़ करते हैं जो हम लोग के देश में मिलता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका जो लैंडिंग प्राइस था वो आपका 1700 से 2000 रुपीज़ पर टन। ऑन द अदर हैंड अगर यही कोयला अगर हम लोग इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं उसका लैंडिंग प्राइस आ जाता है 17,000 से 20,000, 10 टाइम्स। मतलब जो कॉस्टिंग है आपका वो कॉस्टिंग 10 टाइम्स बढ़ जा रहा है। तो आप सोच ही सकते हैं एक पब्लिक सेक्टर में अगर कोई यूज़ कर रहा है कोयला, उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि आप पर्टिकुलरली ये कोयला यूज़ करो, तो आपका जो कॉस्टिंग है 10 टाइम्स बढ़ गया। वो प्रॉफिट जाके मिल रहा है अदानी को। क्यों? ये
इस क्यों का कोई आंसर मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, या फिर ऐसा ही वीडियो अगर आपको और देखना है, या फिर अदानी जी के बारे में, अदानी एंटरप्राइज के बारे में और भी आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, तब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मेहनत किया हूँ वो आपको थोड़ा सा इंस्पायर किया है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।